हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। गाइस मैं पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। सो दिस इज द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज जो कि हम आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर हम पीवाईक्यूज इस सेंस में डिस्कस करेंगे कि जिन टॉपिक के ऊपर बार बार वो टॉपिक जो कि बार बार रिपीट होते हैं उन टॉपिक के ऊपर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की इन सभी क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके की जब मैं क्लासेस लेके आऊँ तो आपसे क्लासेस मिस ना हो। इन क्लासेस के थ्रू अगर आप स्टडी करते हो तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में, इनफैक्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने में ये क्लासेस आपको डेफिनेटली काफी अच्छे से हेल्प करने वाली हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को सभी के साथ। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो अगेन मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। इन सभी के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। तो गाइज आप हमें यहाँ फॉलो कर लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, क्लासेस के लिंक होते हैं, मैं यहाँ पर आपको शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करें। इससे पहले मैं 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेक श्योर आप इस क्लास को भी जरूर गो थ्रू करें। ओके, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज मेनली कंसर्न। शिक्षण का स्मृति स्तर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अब गाइस देखो, जो आपकी जो लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं और इसी वजह से जो क्वेश्चन है इसके आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सो गाइज राइट आंसर विल बी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे, अगर नहीं अवेयर तो मैं बता देता हूँ। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, आपकी लेवल ऑफ टीचिंग में 3 स्टेजेस होती हैं। आई थिंक आप सभी ने पढ़ा ही होगा अभी तक। जो पहला लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। फिर दूसरा आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसमें आप चीज़ों को समझते हैं। और तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, ये लिस्ट थॉटफुल होता है जहां पर बहुत कम आपको सोचना समझना सिखाया जाता है, आपको रट्टा मरवाया जाता है, रिकॉल करवाया जाता है, चीजों को बार बार रिकॉल करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। तो याद करो जब आप चौथी पांचवी छठी क्लास में थे उस केस में क्या करते थे, आप चीजों को रट्टा मारने की कोशिश करते थे, चाहे आपके एग्जाम हो चाहे पहाड़े हो, टेबल हो, 2 का 10 का पहाड़ा है ना। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास, ये जो है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएंगी। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल जहाँ पे आप चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। ये हाईएस्ट मोस्ट थॉटफुल के अंदर आती है कैटेगरी। जो आता है आपका पीएचडी वाला लेवल जहाँ पे आप चीजों को सोचते हो, समझते हो और उसके बाद फिर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो। मतलब ये हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, हिंदी में बोलें तो स्मृति स्तर का शिक्षण रटने, याद करने और तथ्यों को दोहराने पर केंद्रित होता है। यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर होता है जहां पर चीजों को रट्टा मारने की कोशिश जो है वो करते हैं या करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कंडक्ट क्विजेज एंड डिस्कशन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ कोर्स टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन। अब गाइस अगेन मैं बता दूं कि जो इवेल्युएशन के टाइप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो इवेल्युएशन होता है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्राइमरी, इस तरह के जो इवेल्युएशन होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या है कि एक शिक्षक किसी कोर्स को पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए क्विज या चर्चाएं आयोजित करते हैं। तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? रचनात्मक, योगात्मक, नैदानिक या फिर प्राथमिक? सो गाइस राइट आंसर विल बी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि जब हम ड्यूरिंग द क्लास की बात करते हैं, कुछ भी डिस्कशन हो ड्यूरिंग द क्लास, उस टाइम पर वो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही कहलाएगा। अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैठे हुए हैं, यहाँ पे टीचर है और वो किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ, बताओ आपको कितना समझ में आ रहा है, या किसी क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछते हैं, तो ऐसे में इसको भी क्या कहा जाएगा? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो जो क्लास में डिस्कशन होता है वो भी आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई क्विज करवाया जाता है, वो भी आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। सबमेटिव कब होगा? सबमेटिव तब होगा जब बिल्कुल फाइनल होगा। जैसे हमने पूरे साल पढ़ाई करी और लास्ट में जब आपके फाइनल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसे कहा जाता है सबमेटिव इवेल्युएशन, है ना। सो तब वो हो जाएगा सबमेटिव इवेल्युएशन, फाइनल एग्जाम जो होते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि हम पता लगाते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है।
तो इस तरह का जब हम इवेल्युएशन करते हैं तब वो डायग्नोस्टिक कहलाएगा। और प्राइमरी तो प्राथमिक इस तरह का इवेल्युएशन तो होता ही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन टाइप्स आर हैवीली रिपीटेड, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं गाइस। सो फॉर्मेटिव में क्या होता है, ड्यूरिंग क्लास कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है पूछी जाए, आपसे फीडबैक लिया जाए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। सबमिटिव क्या होता है कि जो बिल्कुल एंड में होता है, एंड ऑफ द कोर्स होता है, फाइनल एग्जाम। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि फाइंड आउट करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी की, भाई बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उस तरह का जब इवेल्युएशन करेंगे तो आपका डायग्नोस्टिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और गाइस देखो, स्वयं स्वयं प्रभा तो भाई फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले चाहे इनडायरेक्ट पूछ ले, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज 24/7 DTH एजुकेशनल चैनल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? स्वयं स्वयं प्रभा, इनफिनिट एंड एजुकेशन टीवी। तो गाइस देखिए, एजुकेशन जो है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जहां से आप कोर्सेज कर सकते हो। स्वयं प्रभा जो है वो क्या है, 24/7 DTH एजुकेशनल चैनल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं प्रभा विल बी द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्वयं इज द इंडिजीनियस मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जो ओनली स्वयं है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप स्टडी करते हो। जबकि स्वयं प्रभा जो है वो क्या है, वो ग्रुप है 40 DTH चैनल्स का, डिवोटेड टू इनटू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 बेसिस पे। आपको यहाँ पर जो चीज़ें वो मिल जाती है देखने को। अच्छा गाइस, मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 2025 में ही चेंजेस किए हैं, जो चैनल के नेम है वो चेंज हो चुके हैं। अब न्यू चैनल्स के नेम आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है ये। तो जो न्यू लिस्ट ऑफ चैनल्स हैं इसको याद कर लीजिए, 100% क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में। इसका लिंक वैसे तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। जो हमारे चैनल का नेम है ऐसे लिखना UGC नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है वो, और आगे लिख देना स्वयं प्रभा। इस तरीके से लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो ये वाली क्लास आ जाएगी। इस क्लास को आप जरूर देखें, इससे क्या होगा, आपको जो चैनल्स हैं वो लिस्ट याद करने में आसानी होगी, आप इन चैनल्स की लिस्ट आराम से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी केंद्रित विधियों के उदाहरण है? लेक्चरिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, टीम शिक्षण या फिर पूछताछ आधारित अधिगम। तो गाइस राइट, देखो लेक्चरिंग जो है वो तो टीचर ही करते हैं, तो लर्नर सेंटर तो नहीं हो सकता ये, है ना। टीचर करते हैं, लेक्चर देते हैं। इसके अलावा जो टीम टीचिंग होती है वो भी टीचर करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा टीचर, जैसे आपने देखा भी होगा कि एक या एक से ज्यादा टीचर, 2 या 3 टीचर मिलकर के आपको किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्लास में खड़े हैं, तो टीम टीचिंग हो जाएगी। प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट खुद करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं। तो बी और डी हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं लाइक लेक्चर देना और टीम टीचिंग कीप द इंस्ट्रक्टर इन कंट्रोल मेकिंग स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर। और जबकि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं लाइक प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग एंड इंक्वायरी डिमांड दैट स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। खुद से स्टूडेंट्स समझते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो हो जाएगा आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स हिंट, clues and leading questions to help a student solve a problem they cannot do alone, it is an example of what? जब कोई शिक्षक किसी छात्र को ऐसी समस्या हल करने में मदद करने के लिए संकेत, सुराग और मार्गदर्शक प्रश्न देता है जिसे वह अकेले ही हल नहीं कर सकता, तो यह किसका उदाहरण है? जब टीचर आपकी मदद करते हैं ना, किसी तरीके से हिंट देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो कहलाएगा आपका स्काफ फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं इसको गाइस, ठीक है। तो स्काफ फोल्डिंग क्या होता है? ड्राइंग फ्रॉम लीव विगोत्स्की थ्योरी, स्काफोल्डिंग इज द टेम्परेरी सपोर्ट। याद रखिए, टेम्परेरी सपोर्ट है, टीचर आपको रेगुलर बेसिस से सपोर्ट नहीं करते, मतलब आपको एग्जाम में सपोर्ट करने नहीं आएंगे, बट क्लास में आपको हेल्प करते हैं। और ए मोर नॉलेजेबल पीयर टू स्टूडेंट, दिस हेल्प इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे स्टूडेंट सीखता जाता है, इस तरह की जो हेल्प है वो रिमूव कर दी जाती है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर खुद से चीज़ों को करने का ट्राई करते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अभी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो हमने आपको 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवाया था, जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस आप 30 से 40 दिन में फिनिश कर लेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर के, तो आप एनरोल कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज में।
हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड और सीरियस हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट जो है इसी ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। सो क्वेश्चन है, अनलाइक चाइल्ड लर्नर, पेडागॉजी, अडल्ट लर्नर्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों को सीखने वाले पेडागॉजी के विपरीत वयस्क सीखने वालों की मुख्य विशेषता आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी होती है। अब कैसे देखो, जो बच्चे होते हैं उनको तो चीजें सिखानी पड़ती हैं, है ना, किसी भी तरीके से उसको खिलाओ मनाओ, प्ले स्कूल भेजते हैं बच्चों को, सिखाते हैं इस तरीके से। लेकिन जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं हम लोग, वो किस तरीके से चीजों को फोकस करते हैं, किस तरीके से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। ये सेल्फ डायरेक्टनेस होते हैं एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड प्लानिंग होती है इनकी। तो ये है कि ये थोड़ा सा सेल्फ डायरेक्शन होता है इनके अंदर, खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, बच्चों की तरह नहीं सीखते अब, है ना, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे। सो पेडागोगी इज ए टीचर लेड एंड्रोगोगी adult learning assumes that adults are independent, self-directed, motivated by internal factors and want to learn things they can immediately apply to real life problems। तो उसके बाद जो है वो अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में उसको अप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अभी रिसेंटली देखने को ये मिला है कि जो आईसीटी टूल्स हैं जो टीचिंग में यूज किए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट कुछ सेशन से बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टूल्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव क्विजेस विद इमीडिएट फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किन डिजिटल टूल्स का उपयोग विशेष रूप से छात्रों के तत्काल फीडबैक के साथ इंटरेक्टिव क्विज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आगे आपका कैनवास, काहूत एंड गूगल फॉर्म्स एंड मूडल। सो गाइस देखिए, राइट आंसर जो होगा दैट विल बी काहूत एंड गूगल फॉर्म्स, बिकॉज जब यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, मतलब जैसे आप इसको फिल करेंगे या फिर आप क्विज में इंटरेक्शन करेंगे, जैसे उसको सबमिट करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो तुरंत इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। तो काहूत एंड गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये ऑनलाइन टूल्स हैं आपके, है ना, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। टूल्स लाइक काहूत, इसके अलावा सोक्रेटिव हो गया, क्विजेज हो गया, गेमिफाइड असेसमेंट टूल्स, इसको गेम के तरीके से हम एस्पिरेंट्स को सिखाते हैं, समझाते हैं। इनफैक्ट क्विजेज मैं खुद यूज करता था, मैं यूज करता था जब मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करता था कि मैं क्विजेज के थ्रू क्वेश्चंस बनाता था और उनको लिंक शेयर कर देता था व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद एस्पिरेंट्स जो है उस लिंक के थ्रू क्या करते थे, उसको अटेम्प्ट करते थे और उसका आंसर जो है बताते थे कि सर हमने कितना स्कोर किया। मतलब वो क्या बताएंगे, मैं खुद ही उस चीज को चेक कर लेता था कि इनका कितना स्कोर बन रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसमें एस्पिरेंट्स जो है थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जब आप एक बच्चे को खड़ा करो कि भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो शायद वो बोर हो जाए या उसको ना पता हो। लेकिन आप क्विज फॉर्म में उसको बना के दे दो 5-10 क्वेश्चन, फिर देखो क्लास में कितना इंटरेक्शन रहता है। एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, क्लास एक्टिव रहती है। तो ये चीज मैं काफी यूज किया करता था, है ना। इसके अलावा वाइल सिस्टम्स लाइक कैनवास हो गया, मॉडल हो गया, दीज आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एलएमएस सॉफ्टवेयर है। कैनवास हो गया, मॉडल हो गया। तो गाइस देखो, वैसे तो एग्जाम में मॉडल के ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, है ना, तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी चैनल्स रन बाय इग्नू इन स्वयं प्रभा। अब भाई स्वयं प्रभा और स्वयं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट जो इसके चैनल हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं, इनके नेम जो है वो अभी रिसेंटली अपडेट किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, तो उनको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका जो लिंक है क्लास का वैसे तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जो हमारे चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना स्वयं प्रभा, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो जो कंप्लीट लिस्ट है चैनल्स की 40 की 40 वो आपके सामने वो क्लास आ जाएगी। प्लस मैंने उसमें हिंट भी बताई कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि याद करना थोड़ा टफ टास्क होता है, तो मैंने हिंट के साथ आपको समझाया हुआ है। अब इग्नू के जो चैनल है वो स्वयं प्रभा कितने हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टोटल 7 चैनल्स हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस हियर इज द लिस्ट, आप ये देख सकते हो, स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। चैनल्स एंड एलोकेशन में आप देखेंगे हायर एजुकेशन में जो चैनल्स हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी चैनल्स होते हैं, बट हमें हायर एजुकेशन में फोकस करना है। तो पहले चैनल का नेम संस्कार है, इस तरीके से आपके चैनल्स के नेम है, इनको आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इग्नू की,
तो जो इग्नू के चैनल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके चैनल नंबर 10 से। इग्नू इग्नू 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैनल है जो कि इग्नू की तरह रन करे जा रहे हैं। चैनल नंबर 10 से लेकर के चैनल नंबर 16 तक जो है वो टोटल 7 चैनल्स हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इसके बाद आगे के जो चैनल है फिर IITs वालों के हैं, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ से लेकर के 38 तक IITs वाले जो हैं वो रन कर रहे हैं। तो इनको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? CBCS का मेन एडवांटेज क्या है? शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर एजुकेशन एंड ऑफरिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स चॉइसेस। Shift from learner center to teacher centric education allows students to choose course from elective course only, have made education less costly। तो गाइज देखो, अगर हम बात करें CBCS की तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम मिलती है ना, स्टूडेंट्स को चुनने की फ्रीडम मिलती है और एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का। तो गाइज देखो, जो राइट आंसर होगा दैट शुड बी शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर पे आ चुका है एजुकेशन इसका। ऑफरिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स चॉइसेस, आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को जो है उनमें से चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप कॉलेजेस में ज़्यादा फ्रीडम है और सब्जेक्ट चूज करने की। जब आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं जो ऑप्शंस गिवन होते हैं। ये नहीं कि आपके ऊपर थोप दिया गया कि भाई ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने, नहीं, आपको लिस्ट दी जाती है जिसमें आपको चुनना होता है कि आपको कौन सा पढ़ना है ना। तो ये जो है एक फ्रीडम एस्पिरेंट्स को अब मिलने लगी है। तो ये है एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका। अलाउज CBCS अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इलेक्टिव कोर एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेज रेदर देन फॉलोइंग रिजिड ट्रेडिशनल पाथवे। इट यूजेस ग्रेडिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब परसेंटेज से ग्रेडिंग सिस्टम पे भी फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ अभी रिसेंट जो है चीजें रही हैं। अच्छा गाइस देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो भाई एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इस पे अभी लास्ट सेशन में जो अभी जून में एग्जाम हुआ था दिसंबर 2025 में, एक शिफ्ट में आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो मतलब ये लगा लो कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्टिव दैट स्टेट्स स्टूडेंट्स विल एबल टू कंपेयर टू हिस्टोरिक इवेंट। भाई आपको बताना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कौन सा स्टेट है, हिंदी में बोले तो स्तर, कौन सा स्तर है ब्लूम के वर्गीकरण का, जिसका उद्देश्य उस उद्देश्य से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी 2 ऐतिहासिक घटनाओं को तुलना करने में सक्षम होंगे। मतलब कहने का ये है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके किस पार्ट में ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इवेल्युएशन में, नॉलेज में, एप्लीकेशन में, फिर एनालिसिस में। सो मूल्यांकन, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो गाइस राइट आंसर विल बी एनालिसिस। जब स्टूडेंट्स एनालिसिस करते हैं तो चीज़ों को वो कंपेयर करते हैं एक को दूसरे के साथ और उसके बाद वो आगे चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब एनालिसिस के अंदर ही इन चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा। सो गाइस देखो, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो हियरार्की है, ये फ्रेमवर्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। स्टार्टिंग होती है रिमेंबरिंग से, पहली स्टेज होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इवेल्युएटिंग, फिर क्रिएटिंग। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेजेस हो गई। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टूडेंट छोटा होता है हमारा, वो रिमेंबर करता है, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड, चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है, रट्टा मार के, रिलेट करके चीज़ों को, है ना, डिस्क्राइब करके। फिर अंडरस्टैंडिंग करने लगता है, समझने लग जाता है, डिस्कस करता है, चीज़ें एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है, अप्लाई करता है, थर्ड स्टेज में यूज़ करता है, इलस्ट्रेशन देता है, कंप्लीट करता है, चीज़ों को सॉल्व करता है अप्लाई करने पे। एनालिसिस के अंदर ही कंपैरिजन वाला पॉइंट आता है, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जब वो चीज़ें कंपेयर करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब है कि वो एनालिसिस कर रहा है। और एनालिसिस में ही कंपैरिजन आता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, कंपेयर करना, एक्सप्लेन करना, कैटेगराइज करना। इवेल्युएटिंग में डिसाइड, प्रायोरिटाइज, रेट एंड जस्टिफाई। क्रिएटिंग में क्रिएट, इमेजिन और आपका डिजाइन एंड प्लान। तो सबसे लास्ट स्टेज जो स्टेज है वो क्या है, क्रिएट करने की है। तो ये है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड मैंने क्लास ऑलरेडी ले रखी है। अगर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं पता है कि भाई क्या है, कैसे पढ़ना है, आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता इसका, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी तभी चीज़ें समझ में आएंगी। छोटी सी क्लास है 20 मिनट की, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कि भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती क्या है, क्यों बनाएगी, किसके लिए बनाएगी, किसने बनाई, कब बनाई, और इन सभी चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है।
तो अगर अभी तक आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो यूजीसी नेट मेंटोर यूट्यूब पे लिखना है आपको, यूजीसी नेट मेंटोर, और आगे लिखना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो क्लास आ जाएगी, और उस क्लास को आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक से नहीं पता है तो फिर आपको आंसर करना थोड़ा मुश्किल होगा एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये तो कंफर्म है। तो इसलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझना और जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसको बेसिक से समझना जरूरी है, कि बेसिक से समझना जरूरी है कि भाई इसके बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो ये है। बाकी देखो, अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है आप सभी के लिए, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट। अदरवाइज ये इस वाले लिंक पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। वैसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल ही जाएगी डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। इस तरह की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहाँ पे आप चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे, इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछेगा, मैंने पीवाईक्यूज भी यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर हैं, हमसे पढ़ के स्टूडेंट्स ने 99.9 परसेंटाइल तक स्कोर किया है और जेआरएफ क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप भी कर सकते हो, अगर ये लोग कर सकते हैं तो गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि अभी शॉर्ट टर्म की कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, अगर आप उसमें इनरोल करते हैं तो जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी स्पीड से हो जाएगी मिनिमम टाइम में। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अभी तक अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीरियस होकर स्टडी करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा मौका है। अभी भी पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, बस एक राइट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, जो कि आपको कोर्स में देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट सिलेबस जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस आप 30 से 40 दिन में ही फिनिश कर लेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप सीरियस हैं तो अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर दो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने में। गाइज सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।